गुड इवनिंग। मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने पढ़ा था टीचिंग एड्स यानी टीएलएम जो है उसके ऊपर थ्योरी पढ़े। अब देखते हैं कि किस तरह का जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो हमने आपके लिए लाया है। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा और यदि आप यह करते हैं तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और संभवतः इसी से आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में कॉमन पड़ेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि क्या है और किस तरह का प्रश्न आता है। देखिए, बताया कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे अर्थात जो पाठ्य पुस्तक है, जो किताब है सिलेबस में, उससे अलग 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 तरह का क्या है बाल साहित्य जो होता है, छोटा छोटा किताब बच्चों का, वो पढ़ने के लिए क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है इनके बच्चों को पढ़ो। तो वो क्या चाहती है, यानी अलग बुक्स पढ़ा रही है, इसके लिए उसके मन में क्या उद्देश्य है। नंबर एक जो ऑप्शन है, विभिन्न हितकारी के नाम जान सके। दूसरा है तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके या बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा जो सही है। तो हम देखते हैं विभिन्न हितकारी के नाम जान सके, क्या जो अलग अलग नाम है, नाम जानने के लिए क्या है, उसको अलग अलग तरह का किताब पढ़ाया जा रहा है, ये क्या है, ऑप्शन आपका गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा जो है तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तरह तरह के यानी अलग अलग तरह के जो किताबें पढ़ा रही हैं, यानी जो पाठ्य पुस्तक में है सिलेबस में उसके अलावा भी पढ़ा रही हैं, इसका मतलब अलग अलग जो विधाओं हैं अलग अलग, उससे क्या हो सके, परिचित हो सके, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। अब चूंकि पढ़ रहा है तो पाठ्य पुस्तक भी पढ़ रहा है, उसको समाप्त करने के बाद ये दूसरा भी पढ़ रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, पठन क्षमता बढ़ रही है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके, इस प्रकाशक के बारे में जानकर बच्चे क्या करेंगे, बाल साहित्य जो पढ़ रहे हैं क्या उसका जो प्रकाशक है, किसने छापा, कौन बनाया, उसके बारे में उसको जानना है, नॉलेज देना है, ये क्या है, गलत ऑप्शन है। तो दो यहाँ पे राइट है। तो दो में देखना है कि कौन सा सही है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपके जब इस तरह का जो पेडागोजिकल इशू रहेगा उसमें कई सारे ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, उसमें से जो अप्रोप्रिएट होगा, सबसे उचित होगा, वो आपको चयन करना होता है। तो इसमें से सबसे क्या हो जाएगा, उचित होगा नंबर टू, यानी तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, इसलिए उसको क्या करता है, पाठ्य पुस्तक के अलावा भी अन्य साहित्य यानी बाल साहित्य का ज्ञान दिया जा रहा है या पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। फिर से ऐसा ही एक प्रश्न है, उसी से रिलेटेड है, यानी भाषा शिक्षण यानी जो भाषा के शिक्षक के लैंग्वेज टीचिंग हो रहा है उसमें जो बाल साहित्य आपने देखा, पहली जो क्वेश्चन था उसमें भी बाल साहित्य पढ़ा रहा था, यहाँ भी बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है। इसमें क्या है, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। इसमें भी आपको क्या है, बच्चों को भाषा के नियमों, भाषा के नियम की जानकारी देने के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो व्याकरण है, व्याकरण पढ़ाना होगा। नेक्स्ट जो है जीवन कौशल सिखाना, ये भी भाषा के क्लास में क्या है, लैंग्वेज सीखने से क्या जीवन कौशल भी सीखता है, तो ये कोई गलत ऑप्शन नहीं है। बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, अभी हमने बताया था साहित्य यानी अलग अलग तरह के विधाओं से कराना, या बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसमें क्या है कि वहाँ पे था, पहला क्वेश्चन में था, जैसे आप देखिए यहाँ पे था तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, ये था, इसलिए हमने इसको अप्रोप्रिएट माना। जबकि ये भी था पठन क्षमता बढ़ा सके, ये भी था ऑप्शन में, लेकिन दूसरा में देखिए यही दोनों है। फिर से बच्चों को उत्साही पाठक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाठक बनने के लिए नहीं बोल रहा है, बोल रहा है उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, जहां प्रोत्साहन शब्द हो। साहित्यिक विधाओं से तो परिचित कराना ही है, तब अलग अलग विधाएं जानना जरूरी है। यहाँ पे साहित्यिक विधाएं तो वो भी, लेकिन बच्चे के लिए साहित्यिक विधा जानना उतना जरूरी नहीं है। हाँ, साहित्यिक विधा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट होगा उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहन करना। तो जैसे ही क्या है, प्रश्न एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ऑप्शन में भी थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, तब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर दो। तो दोनों प्रश्न एक ही तरह का था, दोनों में सेम ऑप्शन, मतलब थोड़ा सा जो अदल बदल कर दिया गया था, तो क्या है, दोनों का ऑप्शन भी क्या हुआ, आंसर भी क्या हुआ, बदल गया। इस पे आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी
क्या है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अर्थात क्या हो गया, जो क्लास शुरू हो गया है, आपका सेशन शुरू हो गया, तो क्लास 4 के बच्चे हैं, अभी तक क्या है, पाठ्य पुस्तक नहीं आया, यानी किताबें उसको उपलब्ध नहीं हुई है। हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या हो रहा है, जो ऊपर से किताब, ऊपर से कहने का अर्थ है जो फ्री किताब दिया जाता है सरकार की तरफ से, आने में कभी क्या होता है, देरी हो जाती है या पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पर बता 2 महीना लेट हो गया, यानी अभी पुस्तक उसको नहीं मिला है, यानी जो सिलेबस है या किताब है वो नहीं मिला है, भाषा की किताब नहीं मिला है, मेन भाषा की जो है। कई बार ऐसा होता है कि अन्य पुस्तक आ जाते हैं, कुछ एक पुस्तक क्या होता है बाद में आता है, इसकी भी जानकारी रखना जरूरी है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी किताब तो आया नहीं, अब क्लास में वो क्या करेंगे, उसके जो है नहीं, तो भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों के पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, या श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, या पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन जो है पूर्ण रूप से क्या है, गलत है, यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। क्या बोला, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाना है। अर्थात मान लीजिए 6 महीना तक किताब नहीं आएगा तो क्या 6 महीना तक बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ये पूर्णतः गलत है, यानी किताब के अलावा भी क्या शिक्षण प्रक्रिया चल सकता है। तो इसीलिए क्या शिक्षक रखा गया है, प्रशिक्षित शिक्षक रखा गया है। तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी उसको अपने आप क्या है खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि जब देख रहे हैं आपको गवर्नमेंट स्कूल में फ्री बुक्स मिल रहा है, हो सकता है कि बाहर ये किताब ना भी मिले, इसीलिए, और किताब तो आने ही वाला है, तो इतना ज़रूरी भी नहीं है कि तुरंत आप बुक्स खरीद लीजिए, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसके अलावा भी पठन पाठन दूसरे तरीके से आप करवा सकते हैं। तो दूसरा क्या है, जो श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, ये भी सही है, यानी सुनने और बोलने की जो शक्ति है, क्षमता है, उसका विकास करने के लिए आप क्लास करवाते रहेंगे। लेकिन पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। तो इस दोनों में कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही आपका क्या है, राइट है। तो पहला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्यों होगा, क्योंकि दूसरा में क्या बताया गया, श्रवण एवं वाचन कौशल, और क्या है, भाषा सीखने के कितने हैं, 4 कौशल हैं, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है 2 ही कौशल का अभ्यास करवाते रहें। लेकिन यहाँ पे क्या है, भाषाई क्षमताओं का विकास, भाषाई क्षमताओं का विकास मतलब सारे कौशल, चारों कौशल का विकास करना, या जितने आपको कौशल हैं उन सभी का, इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर 1। नेक्स्ट जो है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, प्रक्षेपित अर्थात जो है प्रोजेक्टर, जिसको प्रोजेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये सामग्री नहीं है, इसमें से कौन सा एक प्रोजेक्टर की तरह काम नहीं करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है फिल्म है, ओपेक प्रोजेक्टर है, बुलेटिन बोर्ड है, और फिल्म खंड है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर अर्थात क्या, जिसमें हम चित्र दिखाते हैं, सामने क्या होता है, एक पिक्चर डालते हैं जो पर्दा पे क्या करता है, चित्र को अंकित करता है, और चित्र क्या है, यदि हम चलाएंगे यहाँ पे रील को या फिल्म को चलाएंगे, तो जो नेगेटिव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, चलता भी रहता है, या आप फिल्म लगा दिए, वीडियो लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, आजकल तो बहुत डेवलप प्रोजेक्टर आ गया है, तो उससे चलता है। तो दूसरा ऑप्शन में तो प्रोजेक्टर है ही, ओपेक प्रोजेक्टर, तो ये क्या है, प्रोजेक्टर तो है ही, आपको नहीं खोजना है, क्या खोजना है, जो प्रोजेक्टर नहीं है। उसके बाद है फिल्म, फिल्म भी तो क्या होता है, फिल्म चलता है प्रोजेक्टर में, अर्थात क्या है, फिल्म चल रहा है, दृश्य और श्रव्य दोनों हो सकता है, तो क्या है, फिल्म भी क्या है, एक तरह का प्रोजेक्टर है। वहीं पे क्या है, बुलेटिन बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ये प्रोजेक्टर सामग्री नहीं है, एक बोर्ड होता है जिसपे क्या होता है, सूचनाएं अंकित किया जाता है, सूचनाएं लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, बुलेटिन बोर्ड। यानी न्यूज वाला बुलेटिन बोर्ड नहीं है, जहाँ पे न्यूज चलता है टीवी में, वो बुलेटिन बोर्ड की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यानी बुलेटिन न्यूज सुने होंगे कभी कभी, वो बोर्ड नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 3, क्या है, ये प्रोजेक्टर नहीं है। वहीं पर फिल्म खंड है, तो फिल्म खंड है तो वो भी क्या है, प्रोजेक्टर से रिलेटेड ही है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, नंबर 3, बुलेटिन बोर्ड, जो प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। इसके बाद है श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, यानी जो आपका है श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, नहीं है, यानी जो सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है, जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ऐसा सामग्री नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र और ड्रामा। तो आप क्या करते हैं, जो ड्रामा,
ड्रामा जब देखते हैं तो ड्रामा में क्या होता है, कोई नाटक अभिनय कर रहा होता है तो हम उसे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ये क्या है, श्रव्य और दृश्य दोनों है। चलचित्र, चलचित्र मतलब ही क्या है, फिल्म, जो फिल्म चलता है। तो चलचित्र में एक होता है चलचित्र और एक होता है मूक चित्र। मूक चित्र में क्या होता है, वो आपका दृश्य होता है, क्योंकि उसमें आवाज नहीं होती है इसलिए मूक कहा गया। तो वो क्या होता है, श्रव्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे चलचित्र है, चलचित्र में चलता हुआ चित्र और बोलता भी है, यानी फिल्म जो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, श्रव्य और दृश्य दोनों है। वहीं पे क्या है, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन जब आप देखते हैं अर्थात टीवी पर एक चैनल है वो जो देखते हैं, तो क्या है, वो दोनों ही है उसमें, हम देखते भी और सुनते भी हैं। तो ये भी क्या है, श्रव्य और दृश्य है। वहीं पे छाया चित्र में क्या है, सिर्फ चित्र होता है यानी छाया चित्र में, और ये क्या है, सिर्फ दृश्य है यानी श्रव्य इसमें नहीं है। इसीलिए आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, नंबर 1, जो श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, वो क्या है, छायाचित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। यहाँ बताया मुद्रित, मुद्रित, मुद्रण, मुद्रण यानी लिखा हुआ, लिखा हुआ जो है परिवेश बोल रहा है जो कैसे रचा जा सकता है। तो दीवारों पर सूक्तियों एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, या कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। तो कौन सा इसमें ज्यादा सही है, तो सभी तो मुद्रित ही है। दीवारों पर सूक्तियां व उपदेशात्मक बातें लिखेंगे, ये भी मुद्रित है, लेकिन यहाँ पे क्या ये सही होगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश। अच्छा, परिवेश ऐसा भी होना चाहिए, सिर्फ हम ऐसा ही लिख देंगे तो वो नहीं होगा। लेख आपका ऐसा होना जो बच्चों के लिए क्या उपयोगी हो, जिससे बच्चों का लाभ हो सके। तो हम यहाँ पे पहला में सूक्तियाँ उपदेश ये लिख देंगे, उससे बच्चे का क्या होगा, खाली उपदेश, तो बच्चे उस उपदेश का पालन करेंगे या उसको अपने जीवन में उतारेंगे, उसको ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा सेंटेंस में लिखा रहेगा, छोटे बच्चे उसको पढ़ेंगे भी नहीं। इसलिए क्या है, पहला ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, तो पुस्तकें आपको नहीं सजाना है, पुस्तकें सजा देंगे तो क्या, ये भी क्या होगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश नहीं होगा, क्योंकि बच्चे क्या है, पुस्तकें लेकर के ठीक से तो नहीं पढ़ेंगे। बड़े बच्चे होते हैं तो लाइब्रेरी में जाके पुस्तक लेते हैं, पढ़ते हैं, हालांकि छोटे बच्चों के लिए भी लाइब्रेरी खोला जाता है। तो केवल विविध आकर्षक पुस्तक, केवल है यहाँ पे सिर्फ, तो ये भी क्या होगा आपका गलत है। इसके बाद है दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, फिर यहाँ भी सिर्फ केवल दिया दिया है, केवल मतलब सिर्फ यही, दूसरा चीज नहीं। तो आप दूसरा चीज भी तो लगाना चाहिए जो उसके लिए क्या उपयोगी है, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही नहीं है। वहीं पर देखते हैं चौथा ऑप्शन में बताया गया कि कहानी कविता के पोस्टर जो बच्चों के कामों को, यहाँ पर काम, बच्चे के काम को कक्षा में प्रदर्शित करें, अर्थात कहानी कविता तो है ही, इसका पोस्टर भी लगाना है, लेकिन बच्चे जो क्या किया, मान लिया ड्राइंग बनाया, बच्चे कुछ लिखा, बच्चे जो अपना प्रोजेक्ट का काम किया उसमें जो आकर्षक है उन सबको भी लगाते हैं। इससे बच्चे उत्साही भी होते हैं, वो देखते भी कि ये किसने बनाया, जो बनाया तो खुद बहुत प्रफुल्लित होंगे, दूसरे भी देखेंगे वो भी इससे प्रेरणा लेंगे कि हम भी बनाएंगे तो हमारा भी जो है काम इस पे लगाया जाएगा। इसीलिए ये ऑप्शन क्या है आपका ज़्यादा सही है। इससे क्या होगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश भी होगा और बच्चों को इससे क्या होगा, लाभ भी मिलेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर यानी जो उसका सिलेबस है, सिलेबस में जो किताबें हैं उसको आधार बना करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, यानी पाठ में जो तथ्य दिया है जो उसके सब्जेक्ट में पढ़ा है उसी के ऊपर होना चाहिए, या पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होना चाहिए, या लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए, स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होना चाहिए। यानी आप जो प्रश्न कर रहे हैं, यानी एक शिक्षक के तौर पे आपको सिलेबस दिया गया है, पाठ्य पुस्तक दिया है, उसके आधार पे आप प्रश्न करते हो, प्रश्न कैसा होना चाहिए, तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो सके, बच्चे के नॉलेज का विस्तार हो सके, बच्चे उस पर सोच सके। इस तरह से सिर्फ यही नहीं कि बच्चे ने क्या किया, पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है उसको याद किया, वही आकर लिख दिया। यहाँ पे कई ऑप्शन हैं। स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न होना चाहिए, लेकिन लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होना चाहिए, तो लिखावट तो सुंदर होना चाहिए, लेकिन यही एक क्या है, रीजन नहीं है। वहीं पर पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होना चाहिए, जैसा ही यहाँ पर विस्तार शब्द आ गया तो ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न होगा जो पाठ्य पुस्तक को विस्तार करना मतलब ही क्या है, क्रिएटिव, अर्थात सृजन। विस्तार जब उसका करेगा, जो भी उसका नॉलेज है उसके ऊपर वो सोचेगा, तो क्या होगा, सृजनात्मक उसका क्या होगा, संरचना होगा, और जब सृजन करना है, क्रिएट करना है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए क्या होगा आपका नंबर 2 जो है ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह, अर्थात आप शिक्षक हैं, क्लास में गए हैं, कक्षा में गए, अब क्या करने, एक अध्याय शुरू करेंगे, एक लेसन पढ़ाने वाले हैं। एक लेसन पढ़ाने से पूर्व आपको क्या करना है कि आप जाएंगे क्लास में डायरेक्ट क्या क्या जो उल्टा चैप्टर नंबर 5 और शुरू कर दिया कहानी या जो भी है वो पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा करना है, या उसके पूर्व आपको और कुछ एक्टिविटी करना है। तो इसी एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। तो पहला जो है, पाठ के कठिन शब्दों का श्याम पट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। तो किसका आप सही उपयोग करेंगे? तो ज़्यादातर क्या करते हैं, इसमें से बहुत सारे जो है आपने देखा होगा, आपकी कक्षा में वैसा हुआ है, जब कविता पढ़ाते समय क्या होता है कि आते हैं, पाठ के कठिन शब्द जो हैं उसको क्या करते हैं, श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है कि पहले आपको अर्थ से परिचित करा देता है। तो ये क्या है, गलत है? नहीं, ये भी सही है, लेकिन ये अभी का जो शिक्षा व्यवस्था उसके अनुसार क्या करना, इस पर हम बात करेंगे। पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है, नंबर 2। मूल भाव पर क्या करना है, बातचीत करना है, यानी जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, जिसका शिक्षण होगा, उसके ऊपर आप पहले बातचीत कर लें, उसके बारे में देखें, बच्चों को क्या नॉलेज है, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे और सीखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, नॉलेज है कि नहीं, उसके बाद क्या करना है, सारे आकलन करने के बाद आपको क्या करना है, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करना है। इसीलिए मूल भाव पर क्या करना है, आपको बातचीत करके पहले ये आकलन कर लेना है। वहीं पर पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। तो रचनाकार का परिचय तो ये भी क्या करता है, लिखवाया जाता है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, आपका मूल भाव पर बात करना। वहीं पे है, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। ये क्या होता है मिलने वाली सीख, ये तो पाठ के उपरांत होता है, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया जो है पूर्ण होने के बाद जाकर के हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर देते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 2 नंबर क्यों सही होगा, आपने देखा। इसके बाद है, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ है, यानी अर्थात जितना वो अपने आसपास लिखा हुआ चीज को देखेगा, उसका भी क्या होगा, जो लिखने का जो कौशल है वो क्या होगा, विकसित होगा। ये बताया, लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी, यानी वो चलता जाएगा, सीखता चला जाएगा। इस तो उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है इसका, तो बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए, अर्थात बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने का अवसर मिलते रहने चाहिए। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। बच्चों को श्याम पट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के लिए अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि बताया गया कि जितना वो लिखा हुआ देखेगा, जितना लिखा हुआ के बारे में जानेगा, उसका भी क्या हुआ, लेखन समृद्ध होगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है बहुत से पाठ होने चाहिए। आपके पाठ में बहुत सारे पाठ में, किताब में बहुत सारे लेसन्स होंगे, तो क्या ऐसा संभव है, तो बहुत सारे लेसन्स हो या कम लेसन, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है कि आपने कितना उसको आत्मसात किया, कितना आपने उसमें शिक्षण ग्रहण किया, कितना आपने धैर्य के साथ किया। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है। वहीं पर दूसरा है, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, यानी उसका विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। यहाँ पे क्या है, अवसर अवसर मिल रहा है, इसका मतलब क्या, ये सही होगा, क्योंकि अवसर देना क्या था, पॉजिटिव एक वर्ड है। तो अब बताया गया कि विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, जब ये सब बाल साहित्य ये सब लगा के रखेंगे, बच्चे इसको देखेंगे, तो ये सब रहने से क्या होता है, एक भाषाई समृद्ध परिवेश क्या होता है, तैयार होता है। और भाषाई समृद्ध परिवेश होने से आपको उतना परेशानी नहीं होगा, बच्चे खुद ब खुद देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो अपने आप क्या होगा, भाषा का विकास होगा। ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है। वहीं पे बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए, कार्य ही देना चाहिए, खाली ये लेखन ही संबंधी कार्य देंगे तो क्या उसका भाषा का विकास होगा, नहीं, सिर्फ लेखन का क्या होगा, कुछ कुछ विकास होगा। उसके बाद है, बच्चों को श्याम पट पर लिखे तथ्य अपने कॉपी में लिखने के लिए अधिकाधिक, अब यहाँ भी क्या है, अवसर देना, लेकिन किस चीज़ का अवसर दे रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसी को अपने कॉपी में लिखना। तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसी को कॉपी में लिखेगा तो क्या होगा, उसका लेखन समृद्ध होगा। वो तो देख करके क्या कर रहा है, सीधे सीधे लिख रहा है, उसके बारे में समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, उसके भाव का अर्थ जान रहा है कि नहीं जान रहा है, इसमें भी क्या होता है, संदेह होता है। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 2, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, रुचि लेंगे, वो अपने आप उसको दिखाई पड़ेगा, खुद से वो जाकर के उसको देखते हैं, यानी भाषाई समृद्ध परिवेश तैयारी हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है,
हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? यानी पाठ्य पुस्तक क्या है? साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा था। जो हिंदी भाषा सीखने में जो पाठ्य पुस्तक होता है, जो किताबें होती हैं, वो क्या है? एक साधन है। एक क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? अतिरिक्त पठन सामग्री जो विकसित किया जाता है, क्यों? तो पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यों में रुचि जगाने के लिए, या भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। यानी जो पाठ्य सामग्री है अर्थात किस चीज़ का है? लैंग्वेज क्लास का है। तो उसमें क्या करेंगे हम? जो अधिक से अधिक क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक या पठन सामग्री जो है, किताबें वगैरह, हम अधिक से अधिक उसमें डालते हैं। किस लिए? तो इसके लिए ये नहीं है कि उसमें सामान्य ज्ञान बढ़ाने के और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत सारे क्या सब्जेक्ट है जिसमें क्या करते हैं, सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। तो दो जगह आपका सामान्य ज्ञान है, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज के लिए हमेशा करते हैं नहीं, इसलिए दोनों ही क्या है? गलत है। तो पढ़ने में क्या है? रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, और भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्य में रुचि जगाने के लिए। यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो पहला क्या हो जाएगा सही? ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है, ये क्या है आपका? नंबर 3, यानी भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्य में रुचि। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? रुचि जगाने के लिए। तो सही क्या है? नंबर 3। नेक्स्ट है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वो कक्षा के, यानी वो क्या करती है? एक टीएलएम का शिक्षक सहायक सामग्री जो है, इसमें जो दृश्य श्रव्य सामग्री उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ऐसा कर रही है? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं, या सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती हैं, या सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती हैं, या सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो किस लिए करती हैं ऐसा काम? वो यानी वो जो टीएलएम का उपयोग करिए किस लिए किया जाता है? तो बच्चों में तो रुचि जगाना ही होता है, बच्चे उसको समझ सके आसानी से, इसलिए भी किया जाता है। तो क्या है यहाँ पे? मनोरंजन, सिर्फ मनोरंजन करने के लिए हम ऐसा क्लास में टीएलएम का उपयोग नहीं करते हैं। बहुत समय किया जाता है, लेकिन उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था होती है। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए क्या होगा आपका? गलत है। सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। सिर्फ रुचि का ध्यान रखने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है? सिर्फ रुचि जागृत नहीं करना है, क्योंकि उसको कुछ सिखाना भी है। इसके बाद है सभी बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए। नियंत्रण में रखने के लिए ही हम दिखाए, अर्थात क्या करेंगे? नियंत्रण में रखेंगे। बच्चे चुपचाप बैठे, इसके लिए हमने फिल्म चला दिया, कार्टून चला दिया, बच्चे देखते रहेंगे, क्या ऐसा हम करते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं, नियंत्रण में रखने के लिए नहीं। क्या करते हैं? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। इसीलिए यानी किसकी क्या जरूरतें, हो सकता है किसी को कुछ क्या हो, कमी हो, जिसकी पूरा करने के लिए क्या ऐसा किया गया है। बहुत जगह आपको रुचि क्या होगा? रुचि जगाने के लिए, लेकिन रुचि का यहाँ पे ध्यान रखते हैं, इसीलिए क्या ये गलत है। आपका क्या होगा? नंबर 1 जो होगा इसका 12 का, वो क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या बताया गया? समावेशी। समावेशी मतलब क्या होता है? समावेशन हमने बताया था कि भारत क्या है? विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। तो इसमें जो है आपके कक्षा में बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग होंगे, मतलब बच्चे होंगे। तो सभी को एक साथ क्या करना है? पढ़ाना है। यानी सभी एक साथ रहेंगे क्लास में, कक्षा में, तब क्या होगा? वो समावेशी या इंक्लूशन कहलाता है, इंक्लूसिव। तो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, या सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार क्या करना है? उचित प्रयोग करना है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? जो सदैव अनिवार्य प्रयोग, यानी अनिवार्य जहाँ पे आ जाता है, यानी कंपलसरी। ये कंपलसरी कुछ नहीं है, हमेशा क्या है? परिवर्तनशील है। इसलिए क्या है? हमेशा क्या होना चाहिए? संवेदनशील, परिवर्तनशील, लचीला, ऐसा आपका शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधन अनिवार्य, सदैव, सदैव मतलब वो भी क्या? हमेशा, इसलिए गलत है। स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, आप अपनी गति को धीमा रखेंगे, यानी आप स्लोली बोलते चले जाएंगे, तो क्या इससे समावेशन पूरा होगा? यानी समावेशन का कार्य, समावेशन के अर्थात ही हो गया बहुत सारे बच्चे अलग भाषा के हैं तो बात को नहीं समझ पाते हैं, या कुछ बच्चे हैं जिसकी सीखने की गति कम है। तो बहुत जगह क्या है? धीमा बोलना क्या है? जो उन बच्चों के लिए तो अच्छा है, लेकिन सबके लिए क्या है? ये सही
नहीं है। इसकी जब जरूरत हो तब इसकी होती है। तो सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकार को समान रूप से संपादित करना, ये भी क्या संभव नहीं है। सभी बच्चों से, यहाँ पर सबके लिए बताया गया, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों का, जितने भी भाषा के बच्चे सभी से क्या करना, समान रूप से संपादित करना, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि आपके क्लास में मान लीजिए 10 अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, तो सभी से क्या करेंगे, इस तरह से समान रूप से कार्य करवाना, सभी के भाषा में काम करवाना क्या है, थोड़ा सा असंभव है। इसीलिए ये भी क्या है, सही नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का, यानी अलग अलग तरह के आप करेंगे ऑडियो विजुअल मीडियम का जो टीएलएम है उसका इस्तेमाल करेंगे। संसाधनों का आवश्यकता अनुसार, यहाँ पे क्या आवश्यकता अनुसार क्या है, जब जरूरी हो, जिस चीज की जरूरी हो उस समय आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करें। उचित, जहाँ जरूरी है वहां पे क्या करना है, प्रयोग करना है। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका नंबर 4 जो है क्या आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं, बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं, बच्चे भाषा भी जान रहे हैं और भाषा का अर्थ भी समझ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ भी। तो इस तरह क्या करना है, वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, या वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, या वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं, बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। तो नहीं शब्द आ गया यहाँ पर, आकलन नहीं करना है। आपको बता गया कि आकलन तो करना ही पड़ेगा, जब तक आकलन नहीं करेंगे हम कमियों को नहीं ढूंढ पाएंगे। जब कमी को नहीं ढूंढ पाएंगे तो उसे ठीक कैसे करेंगे अशुद्धियों को, इसलिए ये क्या है, गलत है। और उसके बाद भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, भाषागत शुद्धता पर तो बल देना है, लेकिन किस क्षेत्र में, यहाँ पर फिर बोला अत्यधिक, इसीलिए क्या ये गलत है। अत्यधिक नहीं करना, अति किसी भी चीज में नहीं करना है। अति होने से ही क्या है आप समझ जाएंगे, वो आपका गलत ऑप्शन होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, ये क्या है, सही, साहित्य के शिक्षण पर तो बल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बच्चों के भाषा के अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते थे, सिर्फ साहित्य पढ़ने से अर्थपूर्ण परिचय होगा, नहीं होगा। इसीलिए क्या है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, क्या है, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा अर्थात बच्चे जिसका इस्तेमाल रोज करते हैं, इन तरह के, इस तरह के भाषा का क्या कर रहे हैं, वो उपयोग कर रहे हैं। तो जब बच्चे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसके रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, उसका अर्थ वो जानते हैं, इसीलिए क्या होता है, उसको अर्थपूर्ण परिचय करना चाहते हैं। अर्थात रोजमर्रा के भाषा को उपयोग करेंगे तो अपने आप क्या करेगा, उसका अर्थ को जानेगा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 1। अब देखते हैं हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, यानी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, लैंग्वेज का किताब है, उसके माध्यम से क्या होता है कि भाषा नियमों की जानकारी मिलती है, साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलती है, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है, या भाषा ही सीखी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भाषा नियमों की जानकारी मिलती है, तो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, तो भाषा नियम नहीं, हिंदी भाषा के पाठ्य नियम, जहाँ जाने नियम कानून, तो वहाँ पर क्या आता है, व्याकरण आता है। भाषा के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन नियम के लिए तो अलग एक किताब बनाया गया है, इसलिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलती है, ये भी क्या है, जो सही है, लेकिन इसके लिए तो आपको साहित्य की किताब चाहिए, सिर्फ हिंदी तो क्या है, लैंग्वेज का। तो ये भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है, तो हिंदी भाषा की किताब होगा तो भाषा का भी होगा और सामाजिक विमर्श को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलता है। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों, क्योंकि हमें भाषा क्या करता है, समाज में हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है। भाषा के माध्यम से हम समाज में घुलते मिलते हैं, जहाँ पे हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो ये क्या है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। भाषा ही सीखी जा सकती है, तो ये गलत है कि ही सीखी जा सकती है, भाषा ही क्यों, दूसरा चीज भी तो हम सीख सकते हैं। इसलिए क्या है, आपका 3 नंबर ज्यादा सही है। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। बहुभाषिक, बहुभाषिक अर्थात क्या है, दो या दो से अधिक भाषाओं वाली कक्षा को यहाँ पे बात की गई है। तो जिसमें क्या है, कई सारे बच्चे हैं जो अलग अलग भाषा में बात करते हैं, उसकी क्षेत्रीय भाषाएं अलग हैं। इसमें आप क्या करेंगे, विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं लेंगे, या विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, एक से अधिक बार भाषाई आकलन, या एक से अधिक पाठ्य पुस्तक। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे विविध स्वरूपी लिखित परीक्षा है, खाली परीक्षा लेने से क्या होगा, आपका जो बहुभाषिक कक्षा है इसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। परीक्षा में तो क्या हो गया, परीक्षा तो लास्ट में आप लेते हैं और क्या होता है, बच्चे उसमें जाकर के उत्तर देते हैं, इससे क्या होगा, कक्षा तो परिपूर्ण नहीं होगा। इसके बाद विविध स्वरूप पाठ्य सामग्री, ये आपका आंसर क्या है, सही है। अलग अलग तरह के आप पाठ्य सामग्री लेंगे, स्वरूपी मतलब अलग अलग
तरह का, तो क्या होगा, बहुभाषिकता को आप पूरा कर सकते हैं, जिसकी जो आवश्यकता है उस तरह का आप पाठ्य ले सकते हैं सामग्री को। ये आपका क्या है, सही है। वहीं पर एक से अधिक बार भाषाई आकलन, सिर्फ आप आकलन ही करते रहेंगे तो क्या होगा, उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं होगा। सिर्फ आकलन करेंगे तो उसकी कमियों को पूरा करेंगे, लेकिन उसको फीडबैक कैसे देंगे, ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक से अधिक पाठ्य पुस्तक, एक से अधिक पाठ्य पुस्तक, कितने भी पाठ्य पुस्तक ले लें तो आप किस भाषा का पाठ्य पुस्तक ले रहे हैं यहाँ पे ये उल्लेखित नहीं है। आप खाली पाठ्य पुस्तक की संख्या बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप एक ही भाषा के पाठ्य पुस्तक की संख्या बढ़ा रहे हो, इससे आपके विविधता तो परिपूर्ण नहीं होगी। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2, जहाँ पे क्या बोल रहा है, विविध, यानी विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के पाठ्य सामग्री जो बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकता को पूरा कर सके। अगला जो प्रश्न है, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, अर्थात नेगेटिव आपको आंसर ढूंढना है। बोल रहा है जो किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, तो क्या बोला है, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। यानी चित्रात्मक तथ्य रंग बिरंगे चार्ट जो होता है, कक्षा में चार्ट है, बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है, चित्र है, इससे इसके क्या होगा, उसके कल्पना के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। ये बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं, उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या पॉजिटिव आंसर जो है, बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चित्र रहेगा, बोर्ड रहेगा, बहुत सारा जो जानवर का या फल का, फूल का, सब्जी का, जो भी रहेगा, उससे क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। ये पॉजिटिव आंसर है। उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, ये भी सही है। यानी इस तरह का जब आप भाषा समृद्धि परिवेश तैयार करेंगे तो शैक्षिक वातावरण अपने आप तैयार होगा, उससे हेल्प मिलेगा। ये क्या है, सही है, यानी पॉजिटिव आंसर है। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं, ये भी तो सेम है, ये भी क्या है, सही है। बच्चों के कल्पना लोक के रंग तथा आकृतियों को पहचान यहाँ पर बोला गया नहीं मिलती, ये बात गलत है, क्योंकि मिलती है। बच्चे उसको देखेंगे, सोचेंगे, फिर अपने कल्पना लोक में चले जाते हैं। ये क्या है, यानी सोचते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो इसलिए क्या है, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, और ये आपको गलत उत्तर ही ढूंढना था। तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। बता रहे प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का, यानी भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें सबसे अधिक जो है सही कौन सा है, ऑप्शन। इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, इसे पढ़ाना अपेक्षाकृत क्या होता है, सरल होता है। इसमें से कौन सा क्या है, सही है। तो इसमें से हम जो देखते हैं, नीचे का जो 2 है, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है, यदि ये ज़्यादा ही सरल होता है, क्या सिर्फ इसीलिए हम क्या होता है बाल साहित्य उसमें डालते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या अतिरिक्त सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नहीं। ये क्या है आपका गलत ऑप्शन है, कि अधिक सरल है इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि सरल ही है तो क्यों उसको बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद है, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, यदि ये पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है तो उसी को हम पाठ्य पुस्तक में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, अलग से बाल साहित्य नहीं लाते। इसके बाद इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है, ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है, क्योंकि उसका जो पाठ्य पुस्तक से भाषा अनुभव उसने प्राप्त किया या कक्षा में जो भाषा सीखा, उसके बाद जब हम बाल साहित्य देते हैं तो क्या होगा, उसका भाषा अनुभव और भी क्या होगा, विस्तार रूप धारण करता है, यानी और उसमें समृद्ध होता है। इसलिए इसका 2 नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है, तो यहाँ पे शिक्षक के मजा से कोई लेना देना आपके कक्षा में नहीं है। बच्चों को मजा आना चाहिए, बच्चे उसमें रुचि लेना चाहिए, बच्चे आनंदित हो, प्रफुल्लित होकर के पढ़े, क्योंकि हमारे एजुकेशन में क्या है, बाल केंद्रित है। तो बालक ही क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके स्कूल में या विद्यालय में, इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, नंबर 2। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय। प्रिंट समृद्ध यानी जो प्रिंट क्या हो रहता है, यानी लेखन होता है या पिक्चर हो, ये इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंट। तो क्या करना है, वातावरण से आशय है कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट करना, कक्षा में बड़े आकार के वर्णमाला का चार्ट लगाना, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। तो सही ऑप्शन क्या है, आप देखेंगे तो इसमें आपको सब चीज क्या सही लगेगा। यानी जो प्रिंट समृद्ध वातावरण तैयार करने में कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगा, ये भी तो सही ऑप्शन है,
ये भी क्या है, पॉजिटिव है। उसी को हम कहते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण तैयार कर रहे हैं, तो रंगीन चार्ट पोस्टर ये लगा, उसमें तो लिखा रहता है कक्षा की दीवार पर रंगीन कविता आदि प्रिंट करना, तो रंगीन कविता आदि यहाँ पे है, तो और भी बहुत सारी चीज लगा देते हैं, तो ये भी क्या है, सही ऑप्शन है। हाँ, कक्षा में बड़े आकार के वर्णमाला का चार्ट लगाना, यानी वर्णमाला के भी चार्ट लगाते हैं, ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। वहीं पे कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री क्या करना है, प्रदर्शित करना, ये ऑप्शन भी सही है। चारों ऑप्शन इसमें क्या है, आपका सही है। लेकिन चारों में से सबसे ज्यादा सही क्या है, यहाँ पे बताया गया, जो आपको देखिए कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु, जो विषय वस्तु आप बच्चों को बताने वाले हैं वो या पढ़ा रहे हैं, उसी के अनुसार यानी उसी से रिलेटेड लिखित सामग्री जब प्रदर्शित करते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट समृद्ध वातावरण, अर्थात जिससे बच्चा से रिलेटेड है, आपको उसके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है, जो बच्चा को आगे सीखने में मदद करेगा और हेल्प करेगा। इसीलिए आपका क्या है, 4 नंबर सही है। हालांकि ये 3 भी, लेकिन 3 में कौन सा लगा हो सकता है, ये क्या हो, जो विषय वस्तु से हट के चार्ट हो, पोस्टर हो, या वर्णमाला उसका विषय वस्तु से हट के हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए आपका सही क्या है, नंबर 4। कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि की किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप किसके का, क्लास 6 का बात यहाँ पे बताया जा रहा है। बच्चों के लिए कहानी, कविता आदि की किताब का चयन कर रहे हैं, तो किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हो, किताबों को पृष्ठ कम हो, किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो, या किताबों में रंगीन चित्र अवश्य हो, तो किस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि जो उसके लिए उपयोगी हो। उसके लिए उपयोगी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो। कक्षा 6 का बच्चा, इसलिए क्या होगा, यानी यहाँ पे दोनों चीज़ दिया, जो मनोवैज्ञानिक हो, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करे, संज्ञानात्मक विकास करे, और भाषिक जरूरत यानी भाषा की चूंकि क्लास है, तो भाषिक जरूरत जो भाषा सीखने में जो उसको हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए क्या है, उसी के अनुरूप हो, इसलिए क्या होगा, 3 नंबर सही है। किताब में रंगीन चित्र हो या ना हो, बोल रहा अवश्य हो, ऐसा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट किताब से बच्चे क्या करते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि क्लास 6 में है, क्लास 1, 2 के बच्चे हो, 3 के बच्चे हो, तो उसके लिए जरूरी रंगीन चित्र हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जब क्लास 6, 7 में आता है, तो उसके लिए रंगीन चित्र होना उतना आवश्यक नहीं होता है। इसी तरह किताबों के पृष्ठ कम हो, पृष्ठ कम होने से क्या होगा, वो सही होगा नहीं। उसके लिए क्या है, जरूरी कितना जरूरी है उतना उसके पाठ देना है, तो कम पृष्ठ कर देंगे तो क्या होगा, पाठ उतना पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो सिलेबस उसमें नहीं समा पाएगा। इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। किताबें नैतिक उपदेश से भरी हो, खाली उसमें नैतिक उपदेश ही हो, तो क्या भाषा का नॉलेज हो, कहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि नैतिक उपदेश के अलावा बहुत सारे चीज उसको देना चाहिए। इसलिए क्या होगा, नंबर 3 इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण क्या है। अर्थात पॉल क्या है, एक बच्चा है जो क्या करता है, अपने कक्षा में बाल साहित्य पढ़ता है, यानी उसको इंटरेस्ट है बाल साहित्य पर, बहुत बार बार पढ़ता है। उसे केवल कहानियां पढ़ने का शौक है, इसलिए वो पढ़ता है, या उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है, अर्थात तो नीरस होना यानी पाठ्य पुस्तक में मजा नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो बाल साहित्य पढ़ता है, क्योंकि उसको मजा आता है। उसे पढ़ने में प्रति ललक है, या शिक्षक का शिक्षण नीरस है, या शिक्षक जो है ठीक से नहीं पढ़ा रहा, इसलिए वो बाल साहित्य पढ़ता है, या उसमें पढ़ने की क्या है, ललक यानी इच्छा जागृत है। तो क्या सही होगा, तो कैसा बच्चे क्या करते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा भी दूसरे किताब पढ़ते हैं, क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता है, उसे पढ़ने में क्या है, उत्सुक रहता है, पढ़ने की जिज्ञासा रहती है, वो जानना चाहता है और किताब पढ़ना चाहता है, इसीलिए ललक यहाँ पे क्या है, सही ऑप्शन है आपका। तो क्या हो जाएगा, उसमें पढ़ने पढ़ने में के प्रति क्या होगा, ललक है, उसमें पढ़ने के प्रति होगा यहाँ पे ललक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका नंबर 3। नेक्स्ट है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री, पूरक, पूरक अर्थात हो गया जो आपका जो मेन जो किताब है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसके अलावा उसको हेल्प करने वाले जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, उसी को क्या कहते हैं, पूरक। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है, यानी भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, या द्रुत गति से पठन पठन की योग्यता का विकास करना, या सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो हम जब क्या करते हैं, जो आपका पठन सामग्री है उसके अलावा भी उसके हेल्प के लिए और भी पठन सामग्री जैसे बाल साहित्य वगैरह ले आए, उसको हम जो शिक्षण करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, तो भाषा की नियमबद्धता को सिखाने के लिए करते हैं, इसके लिए तो पाठ्य सामग्री जरूरी है।
तो नियमबद्धता को नहीं सिखाना है। शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, ये पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सारी चीज़ दिया रहता है उसके एज के अनुकूल। इसके बाद है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ये ऑप्शन ज़्यादा क्या है, सही है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जो उसका जो पठन सामग्री, उसके अलावा और भी पठन सामग्री हम ले आते हैं, तो क्या करते हैं, बच्चे उसको पढ़ेंगे या इंटरेस्ट लेंगे, यदि उसकी रुचि उसमें ज़्यादा आ जाएगी, और इसीलिए क्या होगा, उसको पढ़ने की गति क्या होगी, तेज होगी। पठन कौशल का विकास का भी एक क्या है, रीजन है कि आप जितना किताब पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना क्या होगा, आपका बोलने की शक्ति या पढ़ने की क्या है, गति, यानी जो क्या होगा, तेज होगा। वहीं पे सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना, ये भी क्या है, ऑप्शन सही नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा इसका, नंबर 3। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, यानी बता रहे कोई भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, यानी आपकी भाषा की किताब है वो सक्सेस है कि नहीं है, ये किस बात पर आधारित है, किताब सक्सेस है कि नहीं, इसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वो बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वो बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, वो बच्चों को केवल प्रसिद्ध से परिचित कराए, प्रसिद्धि से यहाँ पे होगा परिचित कराए, तो सिर्फ प्रसिद्धि से परिचित कराए या प्रसिद्ध व्यक्तित्व से परिचित कराए, इसके लिए हम भाषा की किताब नहीं रखते। हाँ, कुछ परिचित जो प्रसिद्ध लेखक है या देशभक्त है उसके बारे में बताते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। बच्चों को व्याकरण के नियम से परिचित कराए, तो भाषा की किताब में सिर्फ व्याकरण के नियम सिखाने के लिए नहीं रखते हैं, ये भी क्या है आपका गलत है। वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी देते हैं, भाषा शिक्षण क्या क्या, प्राचीन साहित्य की जानकारी देना है, प्राचीन साहित्य की जानकारी तो देना है थोड़ा बहुत, लेकिन भाषा की किताब सिर्फ इसी के लिए नहीं होती है। इसके बाद बच्चों में साहित्य की धरोहर, अर्थात जो कोई भी भाषा पुस्तक सफल मानी जाएगी जब वो क्या होगा, साहित्य की धरोहर, वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, यानी साहित्यिक धरोहर, यानी जो पहले से साहित्य है हमारा उसका, और जो वर्तमान में साहित्य उसके प्रति क्या करे, रुचि क्या करे, उत्पन्न करे, उसमें बच्चों को उत्सुकता हो, यानी बच्चे तब उसको उत्सुक होकर पढ़ते हैं, इस तरह से है उसमें, और उसका लाभ हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, आपका पाठ्य पुस्तक जो है तो वो क्या होगा, सफल कहलाएगा। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1। आगे देखते हैं, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि, फिर से बताया गया आपका समावेशी कक्षा बनाना है। समावेशी मतलब हमने आपको बताया कि आपका विभिन्न जो भाषा के बच्चे हैं उसको क्या करना है, एक कक्षा में शिक्षण देना। इसके बाद है पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, क्या समावेशी बनाने के लिए हम क्या करें, पाठ्यक्रम को कम कर देंगे, यानी पाठ्यक्रम अर्थात जितना सिलेबस है उसको कम कर देने से क्या समावेशन होगा। समावेशन का अर्थ तो ये नहीं है कि आप सिलेबस बढ़ाइए या कमाइए, ये समावेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन क्या है, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए। भाषाई कुशलता को तो आकलन करना है, लेकिन आकलन से समावेशन का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या है, सही नहीं है। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए या पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिया जाए। तब पाठ्यक्रम को कम कर या पाठ्य पुस्तक के पाठ को कम कर दिया जाए, दोनों तो एक ही है, ये क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर जो है, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, यानी समावेशन, अर्थात देखेंगे जो बताया आपको, कुछ बच्चे क्या है सही से नहीं सीख पाते या वो थोड़ा मंद गति से सीखते हैं, या कुछ बच्चे की भाषा अलग होती है जिसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, सीखने में मदद करते हैं। इससे क्या होगा, आपका समावेशन बना रहेगा, यानी सभी को क्या करना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए आपके शिक्षण का, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो नंबर 3 है ये आपका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। अर्थात पहले हमने बताया था कक्षा 6 के लिए, अब देखिए कक्षा 8 का है यहाँ पे, तो कक्षा 8 का बच्चा है, अर्थात क्या वो अपर प्राइमरी में है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, साहित्य का चयन कर रहे हैं, यानी भाषा का जो किताब है उसका चयन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है जब आप चयन कर रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर देखना है, अच्छे साहित्य के प्रकाशक या लेखक देखना है, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि देखना है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, तो इसमें क्या देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ यहाँ बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, ये भी देखना है, ये ऑप्शन भी क्या है, सही, क्योंकि आप जब देखते हैं किसी के लिए पाठ्य पुस्तक चयन करते हैं तो उसकी भाषा किस तरह का है, उसका लेवल क्या है, इसके अनुसार। इसके बाद है अच्छे साहित्य के प्रकाशक और लेखक, सिर्फ अच्छे साहित्य के प्रकाशक और लेखक को देखने से क्या होता है, पाठ्य पुस्तक का चयन नहीं करते, उसको हमको जिस बच्चे के लिए देखना है उसको देखना है कि क्या है, उसका लेवल क्या है,
ये ऑप्शन सही नहीं है, पहला ऑप्शन क्या था आपका सही है। दूसरा तीसरा जो है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, ये भी देखना है। भाषिक पृष्ठभूमि, आप किस क्षेत्र में आपका जो विद्यालय है वहाँ पे बच्चों के लिए आप किस तरह के भाषा का चयन कर रहे हैं, और जो भाषा का चयन उसके पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, ये भी क्या है भाषिक पृष्ठभूमि में देखना है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा ये आपको ढूंढना है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, और क्या करना है भाषा, यहाँ क्या होगा भाषा प्रयोग की क्षमता। यहाँ पे क्या है इसमें सारी बातें आ गई, जो भाषा प्रयोग वो भी इसमें आ गया, इसके मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी आ गया, यानी उसका स्तर जो है प्रयोग की क्षमता कहना या उसका स्तर देखना ये भी आ गया, और भाषिक पृष्ठभूमि भी मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषिक प्रयोग क्षमता में सभी आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर जो ऑप्शन होगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हालांकि ऊपर का दो भी क्या है सही है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका ये सही है। इसलिए इस तरह से आपको क्या करना है ऑप्शन को पढ़ना है, उसमें क्या करना है देखना है, तुलना करना है कि कौन ज़्यादा क्या है अप्रोप्रिएट है। इसके बाद है आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा और एफएम की चर्चा करता है। एफएम अर्थात क्या है जिसमें गाना वगैरह सुना जाता है। तो उसके बाद क्या है जो प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार यानी व्यर्थी नहीं कर रहा है। आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा, सिनेमा अर्थात जो फिल्म वगैरह होता है इसकी बात कही है। और एक वर्ड देखना है क्या प्रसंग के अनुसार ही करता है, ऐसे नहीं कि सब फिल्म की बातें कर रहा है या सिनेमा की बातें कर रहा है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए वो करता है। या बच्चों को संचार माध्यमों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद है, सभी बच्चों को एफएम पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं। तो कौन सा इसमें क्या है सही ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे सभी बच्चों को एफएम पर प्रसारित गीत क्या है पसंद है। अब सभी बच्चों को गीत पसंद है इसीलिए बार बार उसका जिक्र करता है नहीं, इसीलिए वो क्या करता है नहीं करता है। सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है इसीलिए करते हैं। सिनेमा देखना पसंद है तो क्या हम खाली सिनेमा का बात करेंगे बच्चों के सामने, नहीं। आलम ने क्या क्या था प्रसंग के अनुसार, जो पढ़ा रहे पढ़ाते समय यदि जरूरी है तो क्या करते हैं वो बात करते हैं, और सिनेमा का कुछ उदाहरण देते हैं या एफएम का कुछ उदाहरण देते हैं कि हाँ उसमें इस समय जो गीत बजा था वो इस तरह का था। तो सब बच्चों के संचार माध्यम के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है, ये भी क्या है गलत है। संचार माध्यम के द्वारा ही पढ़ाया, ये ही शब्द मतलब क्या होता है कि केवल संचार माध्यम से ही पढ़ाया नहीं। आज भी क्या करता है संचार माध्यम तो सिर्फ हेल्प करता है, हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल किसका करते हैं पाठ्य पुस्तक का करते हैं, व्याख्या का करते हैं, ब्लैक बोर्ड का करते हैं, इस सब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या गलत है। सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात सभी बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, सभी इसको जानते हैं, सभी देखते हैं, तो सभी को प्राय इसका क्या होता है नॉलेज होता है। इसीलिए जो शिक्षक हैं पढ़ाते पढ़ाते क्या करते हैं इन सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि ऐसा है, सभी बच्चों को पहले से पता होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 1। अगला जो प्रश्न है देखते हैं, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों जो है मुद्रित या अमुद्रित कोई भी हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है, का प्रयोग शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है, या भाषा शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है, या समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, या बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही लग रहा है, बोल रहे हैं भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यम मुद्रित या अमुद्रित कोई भी उसका प्रयोग कर रहा है, तो सिर्फ जो बोल रहा है शिक्षक को बाकी शिक्षकों अलग और श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्या ऐसा किया जाता है नहीं, तो अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं किया जाता है, ये तो बच्चों के लिए किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गलत होगा। भाषा शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है, ये भी गलत है, जो उसका कर्तव्य निष्ठा का द्योतक होने के कारण वो इसका उपयोग कर रहा है नहीं, यदि बच्चों का जरूरी नहीं है तो भी क्या होगा वो ला के इसका उपयोग करेगा नहीं मेरा तो कर्तव्य है मैं ऐसा ही करूंगा, तो क्या होगा ये गलत हो जाएगा। समावेशी कक्षा की आवश्यकता को पूरा करने में, तो ये क्या है सही है, यानी समावेशी कक्षा की आवश्यकता के अनुसार यदि आप क्या करते हैं टीएलएम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है आपका ऑप्शन सही होता है, इसीलिए 3 नंबर क्या होगा आपका सही होगा। बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है, जहां भी अनिवार्य शब्द जाएगा कंपलसरी, इसलिए क्या होगा वो ऑप्शन तो ऐसा ही क्या है गलत है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद देखते हैं भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, यानी अभ्यास होता है जो एक्सरसाइज होता है
पाठ्य पुस्तक में लास्ट में प्रश्न रहता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होता है या श्रुत लेख, बहुत सारे उसमें होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे। इससे क्या लाभ होता है, बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर को तादात्म्य का अवसर देते हैं, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षक को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं, या बच्चों का सही सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते। तो क्या जो एक्सरसाइज होता है सिर्फ बच्चों का आकलन करने के लिए हम करते हैं, यहाँ पे क्या बच्चों का सही सही आकलन करने में सदैव हमेशा मदद करते हैं, ये क्या ऑप्शन ऐसा ही गलत है। बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। विस्तृत अभ्यास ये भी क्या है, थोड़ा सही है, और इससे जो बच्चे अभ्यास करें, कुछ गलतियां करें तो उसको क्या करें, शिक्षक सुधारेंगे भी, लेकिन अप्रोप्रिएट आपको खोजना है। बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं, ये गलत है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। तो सीमित करना यानी बच्चों की भाषाई, इसको हमको तो उसको बढ़ाना है, विस्तार करना, यहाँ बोला सीमित करने की बात कर रही है। बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव, ये क्या आपका ज़्यादा है, यानी बच्चों के चीज़ों को क्या है, परखना है, गहराई से जुड़ने के लिए और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। हमें बताया जहाँ अवसर रहता है तो क्या होता है, वो सही होगा, आपका क्या होगा, 1 नंबर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसके बाद है श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित नहीं करता कि, फिर बोलता है नहीं करता, तो आपका नेगेटिव है। इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम परिपक्व होता है, इससे बालक विचलित होते हैं, इससे विद्यार्थियों की दोनों इंद्रियों सक्रिय होती है। तो इसमें क्या करना है, जो खोजना है नेगेटिव आंसर। तो इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे क्या बोल रहा है, जो अधिगम परिपक्व होता है। आपको है श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित नहीं है, यानी नहीं है खोजना है। तो इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम परिपक्व होता है, यानी पॉजिटिव आंसर है। इससे बालक विचलित होते हैं, यहाँ पे बताया गया एक वर्ड है क्या, विचलित होना, यानी अब जो इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसका है, विचलित होता है बालक, यही क्या है आपका गलत है ये, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर होगा। बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है, यानी कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता। कल्पना शक्ति जब बच्चे क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं, अपना इमेजिन करने लग जाते हैं, और सृजन क्षमता अर्थात क्या खुद से क्रिएटिव हो जाते हैं, यानी कुछ लिखने लगते हैं या खुद से सोचने समझने लगते हैं। मुख चित्र, प्लेन बोर्ड है, मानचित्र है या संग्रहालय है, यानी क्या है, कल्पना शक्ति भी है और सृजन भी करता है, यानी बच्चे खुद से जब करते हैं उसको क्या करते हैं, सृजन। तो कौन सा चीज इसमें सहायक है, मुख चित्र अर्थात क्या है, जिस चित्र में यानी कोई फिल्म है जिसमें क्या है, आवाज नहीं होता उसको मुख चित्र कहते हैं। या फ्लेन बोर्ड, फ्लेनेल बोर्ड, जहाँ पे क्या एक तरह का बोर्ड होता है जिसमें आप बच्चों को काम देते हैं, जो इसमें कहानी को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है, कुछ लिखना है। मानचित्र है, मानचित्र आप देखेंगे भारत का जैसे मानचित्र है, कहाँ पे कौन सा राज्य स्थित है, कैपिटल कहाँ है। संग्रहालय है, संग्रहालय अर्थात जहाँ पे जो पुरानी चीजें या बहुत सारी जो ऐतिहासिक चीजें वहाँ पे रखी रहती है, बहुत सारे साहित्य वगैरह। तो कौन सा इसमें होगा, तो सही अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा फ्लेनेल बोर्ड। फ्लेनेल बोर्ड क्या करते हैं, उसकी कल्पना शक्ति और सृजन क्षमता को विकसित करती है। कैसे, आज क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने दिया बच्चों के वर्क दे दिया कि आप किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर क्या करना है, कहानी लिख के लाना है, उसके जीवन से संबंधित कहानी लिख के लाना है और उसका चित्र भी लगाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, तरह तरह के चित्र लगाएंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे उसके बारे में। तो यही क्या हो जाएगा, उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देगा और सृजन क्षमता को विकसित करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लेनेल बोर्ड। अगला जो प्रश्न है क्या है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में सहायक, ये किस चीज में सहायक है, यानी पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे होता है ना, हम कराते हैं क्लास में, गीत कराते हैं, संवाद अंताक्षरी डिबेट कराते हैं, भाषण प्रतियोगिता कराते हैं, वाद विवाद कराते हैं, ये सारे चीज जो कराते हैं ये किस चीज में क्या करता है, बच्चों को हेल्प करता है। इसमें भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय और श्रम की बचत करने में, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला ऑप्शन क्या है, सही है, भाषा और साहित्य को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है, ये पॉजिटिव आंसर है। अधिक अंक प्राप्त करने के, अधिक अंक सिर्फ नंबर पाने के लिए क्या है, जो क्लास में इन सब चीज़ों को नहीं सिखाया जाता है। तो ये क्या है आपका गलत है। समय और श्रम की बचत करने में, समय और श्रम बचाने के लिए, क्योंकि आपके पास
उपयुक्त समय, बहुत ज़्यादा समय सिर्फ इसी के लिए करते हैं, ये गलत है। शिक्षक के कार्यभार को कम करने के लिए, ये भी क्या है आपका गलत ऑप्शन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, यानी समाचार पत्र पत्रिकाओं न्यूज़पेपर वगैरह का जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देना मतलब सृजन करना, यानी उसमें क्रिएटिविटी क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 3। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री यानी आप जो टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित तो करती है। तो अब देखना है अनावश्यक प्रयोग करने पर या आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पर, या एक का दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो टीएलएम कब प्रभावित करेगा? जो यहाँ बोला अनावश्यक प्रयोग या आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पर। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। प्रभावित करना मतलब क्या होता है? प्रभावित करना मतलब जैसे आप क्या कर रहे हैं, अनावश्यक प्रयोग करेंगे, यानी जहाँ पे जरूरी नहीं है वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा, आपका पठन पाठन क्या होगा, काम पूरा नहीं होगा, समय अधिक लगेगा, समय की बर्बादी होगी। जो चीज़ जरूरी है वही चीज़ आप कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो चीज़ सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखेगा, यानी शिक्षण प्रक्रिया बाधित होगी। इस तरह से क्या को उसका प्रभाव डाला। दूसरा में देखते हैं आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पे, ये भी ऑप्शन सही है। कैसे? जो चीज़ आप बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं और उसके लिए जो टीएलएम चाहिए वो टीएलएम ला करके उसकी ज़रूरत है, तब आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं या उसके माध्यम से समझा रहे हैं, तो भी क्या है, शिक्षण व्यवस्था आपका प्रभावित हो रहा है। प्रभावित हो रहा है इस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में प्रभावित हो रहा है, और बच्चे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा सीख पा रहे हैं, जल्दी सीख पा रहे हैं, सहजता से सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी प्रभावित हो रहा है, यानी इफेक्ट पड़ रहा है नेगेटिव, और यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव, अर्थात दोनों ही है। आपको ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे जो प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव का बात वहाँ पे नहीं कहा गया है, सिर्फ बोला है आपको इफेक्ट करता है, यानी प्रभाव डालता है। तो दोनों ही क्षेत्र में प्रभाव डाल रहा है, इसीलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है। तो 3 इसका ऑप्शन क्या है, राइट है। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक क्या है, प्रभावी है? आप जो टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे तो प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल अर्थात क्या है, जो आजकल पीपी भी है 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका प्राइमरी लेवल, प्राथमिक, जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री ज़्यादा प्रभावित? आप तो सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा टीएलएम दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है बच्चों के लिए, ये आपको ढूंढना है। ग्लोब है, चित्र एवं नमूने हैं, शैक्षिक भ्रमण है, या ग्रामोफोन है। तो यहाँ पर जैसे शैक्षिक भ्रमण है, ये तो क्या है, छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्क का काम है, ले जाना ले आना, इतने सारे बच्चों को। तो शैक्षिक भ्रमण क्या है, यहाँ से एक हटा दिया, बचा आपके लिए 3, ग्लोब, चित्र नमूने और ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का भी नहीं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, चित्र व नमूने, क्योंकि चित्र रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे, उसको, बच्चे को आकर्षक लगता है वो देखने में, बच्चे उसको देखते हैं, उसको अपने इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, बहुत सारा चित्र रहता है। उसके बाद नमूना, नमूना जैसे हो गया मॉडल, मॉडल अर्थात हो गया, जैसे हमने आपको बताया था हाथी के बारे में बता रहे थे, हाथी का आप नमूना ले आए, छोटा सा खिलौना ले आए, या घोड़ा के बारे में बताए, घोड़ा का छोटा सा खिलौना ले आए, यानी उसका मूर्ति ले आए। तो क्या होता है, ये दिखाते हैं तो बच्चे उसको छूते हैं, अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। तो ग्लोब क्यों नहीं है, आप क्लास 1 और 2 के बच्चे को ग्लोब दिखाएंगे, इंडिया है ये, यहाँ पर अमेरिका है, इस तरह से वो क्या होगा, उस तरह से उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन देखेंगे उसको भी, लेकिन उतना नॉलेज उससे उसको नहीं आएगा जितना क्या होगा, चित्र व नमूने से आता है, और जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बच्चों के लिए क्या है, ये जरूरी है। यदि ऊपर के क्लास के होता आगे का, तो उसके लिए ग्लोब वगैरह क्या है, बहुत जरूरी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2। अब है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्र या नमूनों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए क्या पढ़ा रहे हैं, वर्णमाला। वर्णमाला करने से जैसे क ख ग घ च छ, ये जितने भी हैं ये वर्णमाला हैं। चित्र या नमूनों
का प्रयोग करना ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है। भाषा सीखने, यहाँ क्या हो जाएगा, भाषा, भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षण में कुशलता आती है, उपयुक्त सभी। इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा क्या है ऑप्शन सही है। हम पहला ऑप्शन जब देखते हैं तो क्या है वहां पे, जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है, तो सही है या गलत है, ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, यानी जो आप वर्णमाला बोर्ड पर दिखाया या बच्चों को बताया क ख ग के बारे में, यदि उसको चित्र से रिलेट करके दिखाते हैं, क से कलम होता है, ख से खरगोश होता है, तो बच्चे उसको क्या करते हैं, उसमें स्थायित्व आता है, यानी बच्चे उसको अधिक समय तक याद रख सकता है या उस चीज को पहचान के रखता है, स्थायित्व आता है, इसलिए क्या ये सही है। चाहे आप नमूना दिखाया हाथी का, घोड़ा का, जो हमने अब आपको बताया, तो उसमें क्या होगा, स्थायित्व बनाता है, बहुत समय तक उसके स्मृति पटल पर अंकित रहता है। भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है, ये भी क्या है सही है। अर्थात जो आप चित्र लगाते हैं या बहुत सारे नमूना रखे हैं आपके दीवार पे, कक्षा की दीवार बहुत सारे चित्र है, पोस्टर है लगा हुआ है, तो आपके एक समृद्ध भाषा परिवेश क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ये भी क्या है सही है। वहीं पे शिक्षण में कुशलता आती है, ये भी सही है। शिक्षण प्रक्रिया में भी कुशलता आएगी, यानी बच्चे बहुत आसानी से सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, तो स्किल डेवलप होगा। तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4, नंबर 4 का इसका सही उत्तर है। तो ये देखते हैं, ये था आपका जो एमसीक्यू। अब हम लोग क्या देखेंगे, डाउट क्लैरिफिकेशन में कुछ बच्चों ने पूछा कि इस सब का जो होगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। जो विगत जो आपका एग्जाम था उसमें ये आ चुका है ऐसा प्रश्न। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, यानी बोलने, बोलना अर्थात क्या हो जाएगा आपका वाचन कौशल। भाषा के कितने कौशल हैं, 4 कौशल हैं, जिसमें से बोलना यानी वाचन कौशल जो क्या है एक है, सबसे क्या है महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल की योग्यता है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। तो आप यहाँ पे देखते हैं शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, वर्तनी मतलब क्या हो गया, स्पेलिंग करना, सही सही लिखना, यानी स्पेलिंग सही सही क्या है, तो ये क्या है बोलने की योग्यता नहीं है। शुद्ध वर्तनी सिर्फ क्या करते हैं आपका वर्ड का यहाँ पे बात कही गई है। वहीं पे सुलेख, सुलेख जो लिखता है, तो सुलेख मतलब क्या है अच्छी तरह से लिखना, सुलेख मतलब सुंदर हैंड राइटिंग, सुलेख मतलब क्या सुंदर हैंड राइटिंग, सुंदर लिखावट, अर्थात ये भी क्या है बोलने की योग्यता नहीं है। उसके बाद श्रुतलेख, श्रुतलेख आप जब देखते हैं तो श्रुतलेख में क्या आता है, जो कठिन शब्द है उसको आप लिखते हैं, इससे क्या होता है कठिन शब्द का आपको ज्ञान होता है, लेकिन बोलने की योग्यता यानी पूरी जो आपका सेंटेंस बोलना है, पूरी भाषा के गाना, ये आपका नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या होगा आपका नहीं होगा बोलने की योग्यता में, तो कौन सा होगा आपका आशु भाषण। आशु भाषण है क्या, आंसू जो वर्ड है, आंसू मतलब क्या हो जाएगा तेज, आंसू मीन्स क्या होता है तेज, और भाषण मतलब क्या होता है, जैसे भाषण देते हैं लोग, बोलते हैं, स्पीच देते हैं, नेताओं के भाषण आपने सुना होगा, तो तेज बोलना, तेज एंड भाषण, तो क्या है तेज बोलना यानी तेज भाषण देना, तेज बताना, संप्रेषित करना तेजी से, तो ये क्या है बोलने की योग्यता है। तो आप समझ गए होंगे कि 4 में से आंसू भाषण ही क्या है बोलने की योग्यता है। अगला जो प्रश्न है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कौन सा कारण नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपको क्या करना है नेगेटिव आंसर ढूंढना है कौन सा नहीं है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वर्तनी यानी स्पेलिंग संबंधी जो लिखते हैं उसमें जो गलती होता है शब्दों में, अशुद्धि का कौन सा कारण नहीं है, अशुद्ध उच्चारण, सुलेख का अनभ्यास, शब्द भंडार की कमी, रूप रचना का अज्ञान, मतलब किसके कारण ये स्पेलिंग गलत नहीं होता है, यानी 3 इसमें ऐसे होगा जिसके कारण आपका स्पेलिंग क्या होता है गलत लिखते हैं, या तो क्या होगा पहला है अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण क्या है सही है, क्योंकि जब आप क्या करते हैं अशुद्ध उच्चारण करेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप लिखेंगे। कोई भी चीज बोलेंगे, जैसे आशीर्वाद को मान लो आशीर्वाद बोलेंगे तो आप आशीर्वाद ही लिखेंगे, माने सड़क को सड़क बोलेंगे तो सड़क लिखेंगे, सड़क नहीं लिखेंगे। पेड़, पेड़ को पेड़ बोलेंगे तो पेड़ लिखेंगे। इस तरह से क्या जैसा आप उच्चारण करेंगे उसी शब्द का आप वैसा ही क्या करेंगे गलत लिखेंगे। तो अशुद्ध उच्चारण से क्या होगा आपकी स्पेलिंग भी गलत होगी, ये बात क्या है सही है, लेकिन आपको क्या ढूंढना है नेगेटिव आंसर ढूंढना है। उसके बाद सुलेख का अभ्यास, सुलेख जैसे अभी हमने आपको बताया सुलेख मीन्स क्या होता है, सुलेख मतलब होता है सु और लेख यानी सुंदर लिखावट, सु मतलब सुंदर, लेख मीन्स लिखावट, सुंदर लिखा, हैंड राइटिंग आपकी अच्छा होना चाहिए। अब हैंड राइटिंग अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए आप स्पेलिंग सही हो गलत हो
फर्क नहीं पड़ता। आप तो क्या कर रहे हैं, हैंडराइटिंग अच्छा करने के लिए आप खाली लिख रहे हैं, स्पेलिंग को ठीक करने के लिए आप नहीं लिख रहे हैं। तो सुलेख मतलब हो गया देख देख करके उसको बार बार प्रैक्टिस करना, यानी आप हैंडराइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, बर्तनी पे ध्यान आप नहीं दे रहे स्पेलिंग पे। इसलिए सुलेख का अनअभ्यास, अनअभ्यास मतलब सुलेख ना लिखना, सुलेख का अभ्यास ना करना। तो सुलेख का अभ्यास कीजिए या ना कीजिए, तो अनअभ्यास करना क्या ये है, अशुद्धि का कौन सा कारण नहीं है, तो यही क्या है, ये कारण नहीं है। यानी सुलेख आप लिखे नहीं भी लिखे तो इससे आपको बर्तनी में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। वही शब्द भंडार की कमी है, अर्थात यदि आपके पास शब्दों की कमी होगा तो क्या करेंगे आप, बर्तनी को जो स्पेलिंग है उसको क्या करेंगे, गलत लिखेंगे। वहीं पे रूप रचना का ज्ञान, रूप रचना यानी किस तरह से लिख रहे हैं, रचना मतलब क्या है, लिखना यानी शब्द की रचना करना, वाक्यों की रचना करना यानी बनाना। इसका भी यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप स्पेलिंग क्या करते हैं, गलत लिखते हैं। बर्तनी अर्थात क्या होगा, स्पेलिंग। तो बर्तनी संबंधी जो अशुद्धि है उसका कौन सा कारण नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका नंबर बी, सुलेख का अनअभ्यास। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, फिर से आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है, नहीं है। रचना शिक्षण, रचना शिक्षण मतलब क्या है, रचना करना, रचना करना मतलब बनाना, रचना मतलब क्या है, मेक या बनाना, बनाना मतलब संगठित करना, शब्द बनाना, वाक्य बनाना, जो सेंटेंस बनाना उसको कहता है। तो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। परामर्श विधि, भाष्य विधि, रूपरेखा विधि, निर्देशन विधि, इसमें से कौन सा विधि नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, ये भाष्य विधि हो जाएगा। ये रचना संबंधी विधि नहीं, ये क्या होता है, नियम संबंधी विधि होता है। भाष्य विधि या भाषा संसर्ग विधि ये क्या होता है, नियम आपको बताता है। वहीं पे जब देखते हैं परामर्श विधि है, रूपरेखा विधि है, निर्देशन, निर्देशन ये सब क्या है, रचना संबंधी क्या है, विधि है। निर्देशन विधि में शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को निर्देश देते हैं, उसी निर्देशित अनुसार क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं, ये रचना संबंधी विधि है। रूपरेखा, यहाँ पे रूपरेखा, रूपरेखा तैयार कर देना, यानी आपका किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरह से रचना करना है, उसकी रूपरेखा आपके शिक्षक तैयार करते हैं, इसके अनुसार आप लिखते हैं, ये भी क्या है, रचना संबंधी विधि। परामर्श है, परामर्श में शिक्षक के परामर्श के अनुसार लिखा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके और भी कई सारे विधि हैं, लेकिन भाष्य विधि क्या होता है आपका, रचना संबंधी शिक्षण विधि क्या होता है, नहीं होता, इसलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, भाष्य विधि। अगला जो प्रश्न है, चित्रों का प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बता रहा है चित्रों का प्रश्न कर रहे हैं, यानी पहले चित्र के माध्यम से चित्रों का, जो चित्र का प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना, और उसके बाद क्या हो रहा है, रचना का। तो शब्द प्रदान विधि, खेल विधि, उद्बोधन विधि, चित्र रचना विधि, तो कौन सा होगा, जैसे चित्र का प्रश्न करके रचना करना है, यहाँ पे देखिए तो बहुत ही साधारण है, इसमें है चित्र रचना विधि हो जाएगा आपका, ये चित्र रचना विधि सही है। वहीं पे शब्द प्रधान विधि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द दिया जाता है, इसके अनुसार रचना होगी। उसके बाद खेल विधि नहीं है, तो खेल खेल के माध्यम से, यहाँ पर खेल का बात नहीं बताया गया, चित्र का प्रश्न किया जा रहा है। उसके बाद उद्बोधन विधि, उद्बोधन विधि नहीं है, क्योंकि उद्बोधन में कोई प्रारंभिक जब कार्य करते हैं उद्बोधन करना, या इस तरह से वो क्या होता है, रिलेटेड होता है, तो ये नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर डी, चित्र रचना विधि, जो प्रश्न में दिया गया, प्रश्न से ही क्या हो रहा है, इसका आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। इस जो अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है, कहानी का वर्ग, कहानी जो आप पढ़ते हैं कहानी, तो कई सारा क्या होता है, जो कहानी है, कहानी का भाग है, कहानी के प्रकार है, इसमें हम लोग देखते हैं, आपको ढूंढना है कि कौन सा क्या है, कहानी का वर्ग नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाएगा यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, रसवादी। तो कहानी के जो प्रकार होते हैं, यथार्थवादी, पहले इसके बारे में जानते हैं। यथार्थवादी, यथार्थ मतलब जो वास्तविक चीज है, इसके ऊपर कहानी लिखा जाता है, जो कहानी, उसको हम लोग यथार्थवादी कहते हैं। जैसा कहानी है वैसा ही आपको लिख कर दे दिया गया, यानी इसका जो बनावटी रूप नहीं होता है, यानी इसमें आपको कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है, सीधे आपने कहानी लिखा और कहानी से आप सीखिए कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्या कहानी में लिखा गया है, उसी को डायरेक्ट जैसा है। आदर्शवादी कहानी क्या होता है, आदर्शवादी कहानी में होता है जो यथार्थ तो रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, नायक को हीरो के रूप में पेश किया जाता है, यानी लास्ट में क्या होता है, सच्चाई की जीत को दिखा जाता है। क्या यथार्थ में ऐसा होता है, यथार्थ में जो है, यानी वही सच्चाई जीता या हारा जैसा है वैसा ही रख दिया गया। लेकिन आदर्शवादी कहानी में क्या होता है, आपको दोनों ही, मतलब जो शुरू तो किया कहानी, लेकिन लास्ट में जैसा भी होगा, आपके लेखक जो है उसके नायक को क्या दिखाएंगे, विजय दिखाएंगे, यानी नायक ने अच्छा काम किया और नायक का विजय हो गया। इस तरह का यह क्या हो गया आपका आदर्शवादी, इससे क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। उसके बाद क्या है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी,
अर्थात इस तरह के कहानी में क्या होगा, यथार्थवादी से शुरू होगा जो कहानी है, और क्या होगा, आदर्शोन्मुख लास्ट में आपको क्या करेगा, जो सच्चाई कुछ भी हो लेकिन नायक का विजय, जैसे हम आजकल के फिल्म में देखते हैं। पहले देखते हैं फिल्म शुरुआत होता है, जो हीरो वगैरह रहता है सब ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद किसी विलेन का एंट्री होता है और उसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, जो यथार्थ बात को दिखाता है कि देखो समाज में कैसा है। लेकिन अंत में क्या देखते हैं, अंत में देखते हैं हीरो सबको क्या क्या मार पीट के खत्म कर दिया और सच्चाई का जीत हुआ, ये हमको दिखाया जाता है। तो ये क्या था, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। इस कहानी का जो शुरुआत है प्रेमचंद ने किया, प्रेमचंद ने कोशिश किया, कई सारे उसने क्या क्या जो लिखा भी, गोदान वगैरह जो इसी पर आधारित था, लिखा भी, लेकिन इसको क्या ज़्यादा देर तक ये नहीं चला, मतलब बाद के जो कवि है उसने क्या क्या इसको नहीं अपनाया, और धीरे धीरे क्या हुआ ये मतलब इस सीरीज से क्या हुआ, निकल गया कहानी के भाग से। वहीं पर रसवादी कहानी जो है ये क्या है, ये भी कहानी का क्या एक प्रकार है। तो इसमें देखा जो कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है, तो पहले ये कुछ दिनों के लिए था, इसमें प्रेमचंद का ही सिर्फ क्या एक दो रचना मिलता है, बाद बाकी नहीं मिलता है, यानी आदर्शोन्मुख जो यथार्थवादी है इसका, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 3। यानी निम्नलिखित में से बोला गया कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर जो सी है इसका सही उत्तर था। ये आपने दिया था 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न का ये उत्तर है। यदि आपको हमारा क्लास ये अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें, जिससे क्या है दूसरे बच्चों तक ये जानकारी पहुंचता रहे। धन्यवाद।